नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। हालिया विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है, जिसके तहत कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुमारी शैलजा के प्रभारी बनने पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धमाना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके प्रभारी बनने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और उनके लंबे अनुभव का कांग्रेस को उत्तराखंड में लाभ मिलेगा। देखिए, शैलजा जी हमारे पार्टी की अखिल भारतीय स्तर की वरिष्ठ नेता है। नरसिंहा राव जी की सरकार से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री के रूप में संगठनात्मक क्षमता के बारे में जहां तक सवाल है, संगठन के विभिन्न पदों में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महासचिव अभी भी वर्तमान में हुए हैं, कई प्रदेशों की प्रभारी रही हैं, चुनाव की प्रभारी रही हैं, सीईसी की मेंबर रही हैं। इतना लंबा उनका तजुर्बा है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का प्रभारी बनने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस जनों में एक नया उत्साह है और उनके हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने नए प्रावधान पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी टीपी नगर गेट पर जमा हुए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों से ट्रक चालकों ने भय पैदा हो गया है और कई ट्रक चालक नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खतरे में पड़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो चालक बचने के इरादे से नहीं भागता, बल्कि बेकाबू होता है, भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। नए कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्रावधान भी किया गया है। जिस ट्रक चालक का मासिक वेतन 18,000 रुपए है, इस स्थिति में 7 लाख का जुर्माना कैसे भर पाएगा। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में टीपी नगर में पहले से ट्रक चालकों की काफी कमी है। अब नया कानून लागू होने के बाद कई चालक इस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार के सामने समस्या खड़ी हो गई है। यह कानून बहुत गलत बना हुआ है। जो हम बचपन से अब तक गाड़ी चला रहे हैं, जो कानून आज तक था वही रहना चाहिए। आगे जो कानून काला कानून बनाया है ये गलत है, क्योंकि जब हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाए हम सजा काटेंगे या अपने बच्चों को पालेंगे। इतनी 7 लाख रुपए देने की औकात किसी ड्राइवर के अंदर नहीं है। अगर 7 लाख देने का अगर उसके औकात होती है वो गाड़ी नहीं चलाता। कानून बहुत ही गलत है हमारे लिए। सबसे मेन चीज ये है, ये कानून हमारे लिए बहुत ही गलत है। और ये जो हिट एंड रन का केस है, इसको आप जो पुलिस कह रही है कि आप कॉल करोगे 112 में कॉल करके बताओगे, ये 112 में कॉल करने पर यहाँ पर पहाड़ों में तो कहीं पर चौकी है नहीं, और ये 112 में कॉल करने तक तो हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो और आपने अगर ये कानून लागू किया तो ये आज तक ओवरलोड वालों के ऊपर क्यों नहीं लागू किया आपने। सबसे मेन चीज हम ओवरलोड वालों के ऊपर लागू करते हैं ना, जिसके द्वारा ये घटनाएं हो रही हैं। और आज तक ये बताओ ना, इतने ड्राइवर मारे गए, हमारे भाई लोग मारे गए भीड़ के द्वारा, सरकार ने आज तक किसको मुआवजा दिया और कितनी गाड़ियां जलाई गई आज तक देश के अंदर, उनको क्या क्या मिला। देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारी रोष है चालक परिचालकों में। जिस प्रकार से ये हिट एंड रन एक नया कानून जो भारत सरकार लेकर आई है, इसमें माननीय सड़क व परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को और देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को पूर्ण विचार करना चाहिए। आज आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। ट्रांसपोर्टरों के पास जितने भी वाहन है, सारे ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं। उनकी गाड़ियां, वाहन जो है वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया हिट एंड रन का। उसमें क्या है कि जो किसी भी अगर ट्रक चालक या किसी भी व्यक्ति से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि जब किसी ट्रक चालक से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहां पर जो भीड़ जमा होती है वो ट्रक चालक पे जो है हमला कर सकती है और अपने उसको जान का खतरा हो सकता है।
सितारगंज में वाहन चालकों ने नए दुर्घटना कानून हिट एंड रन को समाप्त करने के संबंध में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह को एक ज्ञापन भेजा है। वहीं ज्ञापन सौंपकर दुर्घटना के संबंध में पारित नए हिट एंड रन कानून के बनने से वाहन चालकों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बता दें कि ज्ञापन में लिखा गया है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वाहन चालक वाहन छोड़कर भीड़ से जान बचाकर भागते हैं। नए कानून के लागू होने से नाराज सभी वाहन चालकों ने वाहनों को संचालित करना बंद कर दिया है। न्यू पब्लिक कैरियर एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय मंत्री जी केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी के लिए संबोधित है। और इसमें नए कानून को लेकर अटेंडेंट से संबंधी जो नया कानून है उसके संबंध में कुछ मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन आज ही हमारे द्वारा माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। नए साल के पहले ही दिन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नए कानून के विरोध में सोमवार को रोडवेज बस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर प्रदेश के साथ साथ रुड़की मंगलौर में भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन से दुर्घटना होने पर चालक को 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख अर्थदंड वसूलने का नया प्रावधान किया है, जिसके विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 3 दिनों के देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रोडवेज से लेकर टैक्सी के चालक भी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे कारण से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्द ठंड के बाद मंगलौर बस स्टैंड पर भी यात्री बसों के इंतजार में सुबह से बैठे हुए हैं और उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी हो रही, चालक लोग जो हड़ताल पे है और इससे जो यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। काफी लोग बाग पूछताछ करके जा रहे हैं कि नेशनल लेवल पे कोई भी ट्रांसपोर्ट आज बार कोई सूचना नहीं थी कि ये अचानक इन लोगों ने जो स्ट्राइक पे चले गए चालक लोग। हाँ, यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से लाइन लगी हुई थी यहाँ पर, पूछताछ फोन भी आ रहे हैं यात्रियों के और व्यक्तिगत तौर पे भी यहाँ पूछताछ जारी है और बाहर जो काफी भीड़ लगी हुई थी। कहेंगे पब्लिक बहुत परेशान है। मैं खुद पनियाले का रहने वाला मंगलौर पे खड़ा हुआ हूँ। पानीपत बहुत इमरजेंसी काम से जाना था कारोबार के। अब सारा कारोबार इस तरह बैठ जाएगा। सीजन चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे कैसे चलेगा। डग्गामार वाहनों पर परिवहन विभाग सख्ती बरतते हुए नजर आ रहा है। नए साल के आगाज के साथ परिवहन विभाग के डग्गामार गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए 8 बसों को सीज और 20 बसों को चालान किए हैं। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा है कि जनता द्वारा मिल रही शिकायतों को देखते हुए हरिद्वार और देहरादून में अभियान चलाया गया है, जिसमें देहरादून पर मुख्य रूप से आईएसबीटी और हरिद्वार बाईपास रोड पर ध्यान केंद्रित था। कई बार हमारे पास शिकायतें आती हैं कि अन्य राज्यों की बसें हमारे यहाँ उत्तराखंड में चल रही हैं और ये रोडवेज अड्डे के आसपास से सवारियां ढोती हैं। तो और कई इसमें अन्य भी शिकायतें हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये अभियान चलाया था। पूरे संभाग में, हरिद्वार में भी था और देहरादून में भी था। और देहरादून में मेन फोकस हमारा आईएसबीटी और उसके आसपास और हरिद्वार बाईपास इन जगहों पे था। और हम लोगों ने 8 बसों को सीज किया है और 20 बसों के डिफरेंट जो अभियोग होते हैं उसमें हम लोगों ने चालान किया है। और हमारा तो ये प्रयास है कि ये जो परिपाटी होती है, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करने का या अवैध संचालन का ये सब है, तो इन पे हम लोग पूरा कठोरता से कार्रवाई करें और इससे निजात पाएं। लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर भाजपा 5 सांगठनिक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिनके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पर टीम का गठन किया गया है।
इन सभी अभियानों की जानकारी प्रदेश नेतृत्व केंद्र को भेजेगा और काशीपुर में प्रदेश स्तरीय 2 दिन की बैठक संपन्न होने के बाद पार्टी ने उसमें लिए गए फैसलों पर अमल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट के निर्देश पर ये टीमें बनाई गई हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने भी बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। पार्टी ने गांव चलो अभियान के लिए प्रदेश महामंत्री किलेंद्र चौधरी को संयोजक और मुनीश सैनी, गोविंद पिलखवाल और श्रीपाल राणा को सह संयोजक बनाया है। दीवार लेखन टीम का नेतृत्व प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान करेंगे और उनके साथ ही सह संयोजक के रूप में चंडी प्रसाद भट्ट, गुरविंदर सिंह चंडोक और दिनेश आर्या भी शामिल रहेंगे। रूप से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों तक नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो उन सब तक पहुंचे, उन सबको उसकी जानकारी हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। जो होने वाले कार्यक्रम हैं उनमें गांव चलो अभियान एक कार्यक्रम है कि प्रत्येक गांव में जाना होगा और लगभग 24 घंटे का प्रवास का कार्यक्रम उसी गांव में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे नेता और पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा प्रत्येक बूथ पर हम 5 कमल बनाने का एक कार्यक्रम हमने लिया है। भाजपा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर 22 जनवरी को दीपावली का उत्सव मनाएगी। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने बताया कि कार्यकर्ता अन्य संस्थाओं के सहयोग से 1 से 15 जनवरी के बीच अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण पत्र देंगे और 22 जनवरी को अपने आसपास के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन करेंगे। तो वहीं उन्होंने कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दिए जलाकर अपने घर में दीपावली की तरह सजावट भी करेंगे। 22 जनवरी का दिन सभी सनातनी भाई बहनों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो निवास करने वाले हैं, वो ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम की उस दिन वहां पर विराजमान होने वाले हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। उस दिन को दीपावली के रूप में पूरे सभी सनातन धर्मावलंबी और जिनके राम के प्रति आस्था है उसे एक दीपावली के रूप में मनाने वाले हैं। सभी घरों में दीपदान होगा, सभी घरों में दीपावली का उत्सव होगा और निश्चित रूप से जो भारत के मानबिंदु है उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा कि भगवान श्री राम को 500 वर्षों के बाद ये न्याय मिला है सनातन धर्मावलंबियों को। निश्चित रूप से जिन लोगों की इसमें इतने लंबे समय तक कुर्बानियां रही उनके लिए भी एक बहुत श्रद्धांजलि होगी और हम सबके लिए सुखद क्षण होगा कि वास्तव में हम भारत में निवास करने वाले हमारे प्रभु श्री राम उस दिन विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। वहीं उन्होंने भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए, इसके निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे हैं, राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप, और जो राज्य हित में सर्वोपरि होगा सरकार द्वारा उस दिशा में निरंतर कार्य किए जाएंगे। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर पूर्व फौजी की ट्रक से कुचलकर मौके पर मौत हो गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एनएच का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें निर्माण कर रहे कंपनी की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोगों को रात के वक्त आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मृतक अमरीक सिंह पूर्व फौजी
गुरुद्वारा पांवटा साहिब में सेवा करते थे। घटना के वक्त भी वो पांवटा साहिब गुरुद्वारा की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। गर्मियों के सीजन में अक्सर जंगल में आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि उत्तराखंड के जंगल इस बार सर्दियों में भी धधक रहे हैं। प्रमुख वन संरक्षण अनूप मलिक के अनुसार सर्दियों में आग लगना थोड़ा विचित्र जरूर है। हालांकि इसका मुख्य कारण बारिश का ना के बराबर होना बताया गया है और वहीं वन विभाग ने आगजनी की घटनाओं को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी में वन विभाग के कर्मचारियों को गश्त बढ़ाने और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने को भी कहा गया है। सर्दियों में इस साल तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। पिछले सालों में आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है कि नवंबर एंड में या दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिशें हो जाती हैं। तो अब यार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो एक तो ये मेन कारण तो यही है और एडवाइजरीज जारी की हैं लोग, क्योंकि सर्दियों में आग लगना थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन मेन कारण यही है कि अब की बार बारिश नहीं हुई। एडवाइजरी जारी कर दी हैं, लोग गश्त बढ़ाएं और गांव वालों का सहयोग प्राप्त करें। ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के डेला झरना पर्यटन जोन में पर्यटकों की आवाजाही रोक दी है, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने धरना देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का डेला झरना पर्यटन जोन को बंद कर दिया है। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वन विभाग चिन्हित बाघ को ट्रैंकुलाइजर नहीं कर पाया है, जिससे गांव में आतंक फैला हुआ है। बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बाघ के हमले से दिसंबर महीने में मारी गई अनिता देवी के परिवार को 25 लाख मुआवजा और बाघ के हमले से दिसंबर महीने में घायल अंकित का इलाज कॉर्बेट प्रशासन अपने खर्चों पर करवाए। ग्रामीणों ने आक्रोश प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि चिन्हित बाघ को अभी तक ट्रैंकुलाइजर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बाघ अभी भी घूम रहे हैं जंगलों में, जिसकी वजह से ये जो ग्रामीण हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वो लगातार यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया है। पुलिस जिनको मौके से गिरफ्तार करती नजर आ रही है। ग्रामीणों को रोष प्रदर्शन की वजह से पर्यटक में भी काफी परेशानी हो रही है, पर्यटन में काफी परेशानी हो रही है, पर्यटकों को रोकना पड़ा है। ग्रामीणों की प्रदर्शन की वजह से ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक ये रोष प्रदर्शन उनका लगातार जारी रहेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ के हमले को लेकर ये प्रदर्शन ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चिन्हित बाघ को जब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया जाएगा तब तक ग्रामीण प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बाघ ट्रैंकुलाइज नहीं होंगे तब तक उन पर हमले जारी रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने ये रोष प्रदर्शन किया है प्रशासन के खिलाफ और उनकी मांगे हैं कि चिन्हित बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जाए। ये तानाशाही है पुलिस की, सरकार की, धामी सरकार की, मोदी सरकार की। शांतिपूर्वक आंदोलन का जन आंदोलन का दमन किया जा रहा है। अच्छा, तो आगे क्या है निर्णय? ये जो कॉर्बेट पार्क बंद है ये जारी रहेगा, अभी भी जारी है। हमारी गिरफ्तारी के बावजूद भी जिप्सी पर रोक लगाई गई है। अच्छा, टूरिस्टों को नहीं जाने दिया जाएगा। अभी भी हमारे लोग बाहर हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 दर्जन लोग इन्होंने गिरफ्तार किए, लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी हमारा धरना जारी है। एक्चुअली इसमें कल दिनांक 30 दिसंबर 2023 को डॉक्टर कॉर्बेट साहब द्वारा ये संस्तुति की गई थी। कुछ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा सकता है ढाला गेट से पूर्व,
और चूंकि यहाँ पर टाइगर के द्वारा लगातार मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, वो कैमरा ट्रेस में देखे गए हैं और कोई इस प्रकार की घटना ना हो तो सबको सुरक्षित रखे जाने के दृष्टिगत 144 लगाने की प्रस्तुति की गई थी। इस क्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुति के आधार पर उसमें 144 लगा दी गई थी, जिसमें कोई भी 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। परंतु देखा गया कि आज प्रातः करीबन 6 बजे के आसपास कुछ लोग एकत्रित हो गए और 144 का स्पष्ट उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, जिसमें उनको अभी मौके से उठा लिया गया और उसमें यदि कोई वायलेशन किया जाता है और इसके भविष्य में भी कोई दृष्टिगत इसमें किया जाएगा तो इसमें 188 लगाएंगे। इन पर कार्रवाई होगी आगे ग्रामीण लोग। देखिए 144 का अगर यदि उल्लंघन होता है तो उसमें धारा 188 लगाई जाती है आईपीसी की, या फिर निजी मुचलकों पर भी छोड़ा जा सकता है, वो उप जिला मजिस्ट्रेट का विवेक। उधम सिंह नगर जनपद में जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन द्वारा सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा और नगर निगम की टीम के साथ गांधी पार्क में पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि 10 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुई महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सरस मेले का आयोजन होने वाला है, आपको बता दें, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे और इस मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन इसका निरीक्षण कर रही है, जायजा ले रही है। सरस मेले का आयोजन किया गया है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं अधिकारी। आपको बता दें कि इस मेले में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियां जो है जोरों शोरों से शुरू कर दी है। तो ये जान रहे हैं कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, सरस मेले का कार्यक्रम। तो सरस मेले का कार्यक्रम तो 10 दिन चलेगा, लेकिन उस कार्यक्रम में इस जनपद के जो विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थी हैं, विशेषकर महिलाओं को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। हमारे तमाम जो स्टॉल्स लगेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए हैं। एक मेगा कार्यक्रम जैसे जनपदों में हुए हैं, तो हम लोग भी एक कार्यक्रम कराने की पूरी एक प्लानिंग बनाए हुए हैं। 23 ट्राई क्लब हल्द्वानी अपना पहला स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में ट्राई क्लब द्वारा नए साल के मौके पर फन रन का आयोजन कर रहा है, जो 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें हर उम्र के लोग प्रतिभाग करेंगे। 23 ट्राई क्लब हल्द्वानी के संयोजक संजय रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 23 ट्राई क्लब का मकसद स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि हमारे समाज से नशे जैसी बुराइयों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनका क्लब आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी जो उत्तराखंड को बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करते हैं, उनको वो हर संसाधन उपलब्ध करवाता है जिसकी उसको जरूरत होती है। ट्राई क्लब के संयोजक संजय रावत ने कहा, 7 जनवरी को सुबह 7 बजे से संगम वेंकट हॉल में फन रन की शुरुआत की जाएगी, जो 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाएगी। ये पहली बार हमारा इवेंट हो रहा है, 1 साल कंप्लीट। अब वैसे हमारे क्लब में 2 इवेंट हो चुके हैं, एक रेन रन हो चुका है और अभी जो है हमारा 1 साल कंप्लीट होने में ये एनिवर्सरी रन कराई जा रही है, जो एक फन रन है जिसमें 5 और 10 किलोमीटर की रन है। और इसमें बहुत सारी और फंक्शंस होंगे, अंदर डांस फंक्शंस हैं, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह सब कुछ है और 200 से 250 लोग इसमें दौड़ रहे हैं। तो काफ़ी एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा नाम प्रियंका माचिला है। थैंक यू। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।